हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करूंगा और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व भी करूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने इन क्वेश्चनों में कितने राइट आंसर क्लियर किए। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटा सा न्यूज़ देना चाहते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 2021 में जो भी आवेदन किए हैं टीजीटी पीजीटी के विजुअल आर्ट के कैंडिडेट, वो लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। जो भी पूर्व में मैंने सूचनाएं आप लोगों को दे दी थी कि अगर माहौल ठीक ठाक रहेगा तो इसका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त और सितंबर के दौरान होने वाले थे और जो भी सूचनाएं इस समय निकल कर आ रही है कि इसके एग्ज़ाम जो हैं वो अगस्त और सितंबर में होने वाले थे। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें और इस सब्जेक्ट में बहुत ही अधिक आवेदन 2021 में आए हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही मेहनत पूर्वक इस सब्जेक्ट में कंटिन्यू लगे रहें। आइए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांगड़ा कलम किस शैली का विकसित रूप है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ प्रस्तुत हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गुलेर शैली। यहाँ पर कांगड़ा और गुलेर आए हुए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो दोनों शैलियाँ थी ये पहाड़ी शैली की उपशैली मानी जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये दोनों शैलियाँ हैं। जब भी एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो इन दोनों शैलियों को विशेष ध्यान देते हैं। उसी में से आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कांगड़ा शैली। तो दोस्तों, ये जो कांगड़ा शैली थी ये पहाड़ी शैली की शान मानी जाती है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि कांगड़ा शैली किस राजा के शासनकाल में विकसित होती है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी मुगल दरबार के चित्रकार अपने आश्रय की तलाश में पहाड़ी रियासत हुआ चाहे अन्य प्रांतों में जब पलायन करते हैं तो वो राजाओं और सामंतों के आश्रय में सानिध्य लेते हैं और इन्हीं के दरबार में जो कलाकृतियाँ विकसित होती हैं वो मुगल दरबार के कलाकारों और स्थानीय कलाकारों के सानिध्य से ये विकसित होती हैं। उन्हीं में से जो कांगड़ा शैली थी यह पहाड़ी शैली की उपशैली थी और यहाँ पर जो कांगड़ा शैली का विकास होता है वो राजा संसार चंद्र के सानिध्य में होता है। और यहाँ पर जब मुगल दरबार के भागे हुए चित्रकार राजा संसार चंद्र के आश्रय में पहुँचते हैं तो राजा संसार चंद्र ने गुलेर कला की ही कांगड़ा शैली के उन्नत रूप को यहाँ पर विकसित करते हैं। इसीलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि कांगड़ा शैली जो थी वो किस शैली का विकसित रूप थी, तो यहाँ पर हो जाता है गुलेर शैली, क्योंकि ये गुलेर शैली में इसके जो प्रारंभिक कलाकृतियों को जब हम देखते हैं और कांगड़ा शैली के जो विकसित रूप को हम लोग देखते हैं तो दोनों में काफ़ी समानताएं भी देखने को मिलती हैं और जब भी आप दोनों की पेंटिंगों को देखेंगे वो काफ़ी समानताएं आप लोगों को प्रतीत होगी। इसीलिए क्या होता है कि गुलेर शैली कांगड़ा शैली की विकसित रूप भी मानी जाती है और यह जो शैली विकसित होती है वो राजा संसार चंद्र के सानिध्य में विकसित होती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा शैली के मुख्य कलाकार कौन थे। तो आप लोग जानते हैं कि मुख्य जो कलाकार हुए इस शैली में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इनमें थे फत्तू, परखू और इस शैली के कलाकार मानकू। ये कलाकार कांगड़ा शैली के बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार थे और अक्सर इनसे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दोस्तों, जब भी राजा संसार चंद्र की बात आती है उसमें इन कलाकारों की भी ख्याति बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर छोटा सा उल्लेख आप लोगों को गढ़वाल शैली के परिप्रेक्ष्य में भी बताना चाहते हैं। जब भी गढ़वाल को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ की जो कलाएं थी इसमें भी आप लोगों को कांगड़ा शैली के उन्नत चित्र देखने को मिलते हैं और गढ़वाल के जो मुख्य कलाकार विशिष्ट कलाकार थे वो थे मोलाराम। मोलाराम जो थे ये
गढ़वाल शैली के विशिष्ट कलाकार थे, उन्नत ख्याति प्राप्त करते हैं और गढ़वाल में भी कांगड़ा शैली के उन्नत चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग कवर करिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रैपिड चित्रण कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, स्केच। दोस्तों ये स्केच होता क्या है, जितने भी एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते हैं वो कृपया ध्यानपूर्वक देखें। जो स्केच होता है इसको हम लोग अभ्यास चित्र या इसी को हम लोग पूर्व रेखा चित्र भी कहते हैं। किसी भी मॉडल को त्वरित चित्रांकन करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम स्केच का सहारा लेते हैं। इसकी डिटेलिंग तो हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन जितने भी हमें किसी भी मॉडल का फास्ट स्केचिंग या फास्ट त्वरित रेखांकन या चित्रांकन करना होता है तो इस मेथड का हम लोग सहारा लेते हैं। जितने भी बीएफए ललित कला के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग जानते होंगे। जो नए कलाकार हैं, जो टेक्निकल आर्ट के हैं, वो लोग टर्म ऑफ कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार जो रैपिड चित्रण होता है, शीघ्रतापूर्वक किया गया रेखांकन या चित्रण जो होता है वो रैपिड स्केचिंग के अंतर्गत आता है, यही रैपिड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि माधव और तुलसी किस दरबार के चित्रकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों कलाकार हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। कौन? माधव और तुलसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हुए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों माधव और तुलसी के साथ साथ आप लोगों को समझना यहाँ पर होगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों पुटअप किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि मुगल दरबार में जो अकबर का शासनकाल था वहाँ पर हिंदू कलाकारों के साथ साथ मुस्लिम कलाकार भी थे, और यहाँ उनके दरबार में बहुत ही हिंदुओं को अच्छा प्रोत्साहन भी मिला था। परंतु जहांगीर के शासनकाल में मुस्लिम कलाकारों की अपेक्षा हिंदू कलाकारों की जो तादाद थी वो कम हो जाती है। परंतु इनके शासनकाल में भी हिंदू चित्रकारों की संख्या जो कम ही थी लेकिन उच्च कोटि के कलाकार थे। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में जो हिंदू चित्रकार थे वो कौन कौन से थे। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे बिशनदास थे, दूसरे केशव थे, तीसरे मनोहर थे, चौथे माधव थे, और पांचवे जो थे वो थे तुलसी। दोस्तों ये जितने भी कलाकार मैंने आप लोगों के समक्ष बताए वो सारे हिंदू कलाकार थे, इसलिए माधव और ये जो तुलसी थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सारे कलाकारों को समझने की कोशिश करिएगा। तो माधव और तुलसी जहांगीर के शासनकाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मर्दासन राजकुमारी चित्र की नायिका कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर नायिका के बारे में पुटअप किया जा रहा है, और किसकी? मर्दासन राजकुमारी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सुंदरी। दोस्तों ये जो मर्दासन राजकुमारी चित्र है इसको हम लोग डाइंग प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। ये अजंता की गुफा संख्या 16 में बहुत ही उल्लेखनीय चित्र माना जाता है। यहाँ पर अजंता की गुफा 16 में सबसे अधिक जो भव्य और उत्कृष्ट चित्र भी देखने को मिलते हैं। और ये जो सुंदरी थी ये
नंद की पत्नी थी। नंद कौन थे? ये नंद बुद्ध के भाई थे। जब नंद भी बैराग अर्थात भिक्षु बन जाते हैं तो उन्हीं के वियोग में ये सुंदरी जो थी वो मरासन के रूप में प्राप्त होती हैं। और इनका जो चित्रांकन बौद्ध भिक्षु करते हैं वो बहुत ही मनमोहक था, जो कि अजंता की गुफा संख्या 16 की बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चित्र मानी जाती है। पूछ लिया जाता है कि मर्रासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में स्थित है, तो गुफा संख्या 16 आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो मुख्य नायिका जो थी वो सुंदरी थी। इन सारी बातों को कवर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संथाल परिवार किसकी उत्कृष्ट रचना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संथाल परिवार है और अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि संथाल परिवार जो ये मूर्ति शिल्प है ये राम किंकर बैज के द्वारा उनकी उत्कृष्ट मूर्ति शिल्पियों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर संथाल परिवार आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस मूर्ति को राम किंकर बैज ने किस माध्यम में निर्मित किया और किस समय में इन्होंने इसको निर्मित किया और ये वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है। इन तमाम पॉइंटों को भी आप लोग कवर करिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसके हम लोग माध्यम अर्थात मीडियम की बात करें तो ये जो मूर्ति है सीमेंट और कंक्रीट में निर्मित की गई है। जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करें कि संथाल परिवार का मीडियम क्या है तो वह सीमेंट और कंक्रीट है। यहाँ पर इसका उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि संथाल परिवार को राम किंकर बैज ने किस समय निर्मित किया था, तो वो 1938 में राम किंकर बैज ने इस मूर्ति शिल्प को निर्मित किया था। और ये किस जगह वर्तमान में आज स्थित है, तो ये वर्तमान में शांति निकेतन के प्रांगण में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इन पॉइंटों से आप लोगों को तमाम आंसर मिल चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीले अर्थात ब्लू वर्ण का विरोधी रंग कौन सा है। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पुटअप किए जा रहे हैं। यहाँ पर विरोधी रंग अर्थात नीले रंग का अपोजिट कलर पुटअप किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 होते हैं और उसी के जब 2 प्राथमिक रंगों को मिक्स करके जब हम लोग निर्मित करते हैं तो हमारा सेकेंडरी कलर अर्थात द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। और ये जो नीला रंग है ये हमारा प्राथमिक रंग है और इसका जो सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग जो प्राप्त होता है वो होता है नारंगी रंग। दोस्तों लाल रंग का जो विरोधी होता है वो हरा होता है। पीले का जो विरोधी होता है वो बैगनी होता है। और इसी प्रकार जब नीले रंग की बात करते हैं तो इसका जो विरोधी होता है वो नारंगी अर्थात ऑरेंज कलर होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्राथमिक रंग पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पदार्थ का प्राथमिक रंग होता है और एक प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। इन दोनों में बहुत ही अंतर है। तमाम आप लोग जानते भी होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे और जितने भी साइंस के कैंडिडेट होंगे वो भी जानते होंगे। अगर साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे रंगों की तो आप लोग गलत कर जाएंगे, परंतु जब भी विजुअल आर्ट की बात होती है और विजुअल आर्ट के एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे तो आप लोग पदार्थ के रंगों पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी हमारे क्रिएटिव कार्य होंगे
वो हम लोग पदार्थ के रंगों से ही निर्मित करते हैं, न कि प्रकाश के रंगों से। तो जो जो वैज्ञानिकों ने जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वैज्ञानिकों ने जो प्राथमिक रंग निर्मित किए या जो परिभाषाएं दिए वो थे लाल, दूसरा था नीला और तीसरा था हरा। इन लोगों ने प्रकाश के अकॉर्डिंग लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग माना। परंतु अगर हम लोग पदार्थ अर्थात इस दृष्टि से मानेंगे तो हमारा प्राथमिक रंग जो हो जाएगा पदार्थ के अकॉर्डिंग जो होंगे वो लाल, पीला और नीला रंग होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सारी बारीकों को समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाटिक कला का मुख्य घटक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों बाटिक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सूती कपड़े पर निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और ये उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है ये बाटिक कला के लिए बहुत ही विख्यात माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोम। जो मुख्य घटक होता है इसका मोम होता है और इसी को जब हम लोग कपड़े पर लगाकर बाटिक का बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को मुरक्का का बड़ा शौक था। दोस्तों बहुत ही फेमस है और यहाँ पर आया हुआ है मुरक्का। यहाँ पर जितने भी नए कलाकार हैं समझने की कोशिश करिएगा, ये मुरक्का क्या है। ये मुगल शासक के दरबार में ये बहुत ही फेमस मुरक्का था और आज इसी को हम लोग एल्बम के नाम से जानते हैं। जितने भी एकेडमी के कैंडिडेट होंगे, जब भी हम लोग पोर्टफोलियो तैयार करते थे तो उसी का रूप देख लीजिए, यहाँ पर मुरक्का हम लोग कह सकते हैं। तो पूछ रहा है कि किस शासक को मुरक्का का बड़ा शौक था। तो जो मुगल शासक अकबर थे उनको मुरक्का का बड़ा शौक था और इस मुरक्के में अकबर ने अपने पूर्व के उत्कृष्ट लोगों का, अपने जो पूर्वज थे उनका, इनके दरबार के शीर्षस्थ जो लोग थे उनका अकबर ने चित्रांकन करवाया और इस एल्बम का और इस मुरक्के में उन्होंने स्थान दिया था। तो ये मुरक्का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मदर टेरेसा, जो कि आप लोगों के समझ प्रस्तुत है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे तो मदर टेरेसा शीर्षक से तमाम कलाकारों ने कृतियां निर्मित की हैं, परंतु जो कलाकार को हिट करके ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसमें एमएफ हुसैन के द्वारा जो निर्मित मदर टेरेसा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एमएफ हुसैन। यहाँ पर मदर टेरेसा आया हुआ है और आप लोग इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसका मीडियम और ये किस समय में निर्मित किया था और ये वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है, आइए इन सब बातों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो मदर टेरेसा का जो मीडियम है, माध्यम है, तो इसको एमएफ हुसैन ने तैल रंग में कैनवास पर निर्मित किया था। ध्यान दीजिएगा, तैल रंग से कैनवास पर अर्थात ऑयल ऑन कैनवास पर इसको निर्मित किया था और इस कृति को उन्होंने 1979 ईस्वी में क्रिएट किए थे और वर्तमान में ये जो सुरक्षित है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे बातों को कवर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जड़ाऊ काम को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जड़ाऊ कार्य और इसके पूर्व में हम लोग तमाम नामों से भी जानते हैं और ये जैसे जैसे विकसित होती है
अपने नाम को भी काफ़ी परिवर्तित करती है। आज जड़ाऊ काम देखेंगे, जब हम पूर्व में जाएंगे तो इसको पच्चीकारी के नाम से भी जानेंगे, इसको और बजाएंगे मुगल शासनकाल में तो इसको हम लोग पित्राद्युरा शैली के भी नाम से देखते हैं। तो ये जो जितने भी जड़ाऊ काम हमें प्राप्त होते हैं ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जड़ाऊ काम जो होता है ये बहुत ही उल्लेखनीय थे और आप सब इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसको जड़ाऊ काम को हम इनले कहते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस कलाकार को नादिर उज्जमा की उपाधि दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है नादिर उज्जमा। दोस्तों ये विशेष प्रकार की ख्याति होती है और उसी कलाकार को सम्मान दिया जाता था मुगलों के शासनकाल में। उसी में से नादिर उज्जमा की जो उपाधि दी गई थी, इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अका रजा। दोस्तों जो अका रजा था, इन्हीं को जहांगीर ने नादिर उज्जमा की उपाधि से संबोधित किए थे। जो अका रजा था इसलिए इनको नादिर उज्जमा की उपाधि दिया क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट कलाकारों में से एक माने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अका रजा जो थे ये अबुल हसल के क्या थे, ये पुत्र थे। और ये किसके दरबार में थे, ये अका राजा जहांगीर के शासन काल में थे। तो इन सारे पॉइंटों को कवर करिएगा। तो किस कलाकार को नादिर उज्जमा की उपाधि दी गई थी, तो अका रजा को। आप लोगों को बताना है कि नादिर उस अस्र की उपाधि मुगल दरबार के किस कलाकार को दिया गया था। फिर से सुनिएगा, नादिर उल असर की उपाधि किस कलाकार को दी गई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों नंदलाल बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नंदलाल बोस का जो जन्म होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म 1882 में होता है। और कब, 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म होता है। नंदलाल बोस जो थे ये बंगाल स्कूल के बहुत ही शीर्षस्थ कलाकारों में से एक थे और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जो मुंगेर है, ये बिहार राज्य का जो मुंगेर जिला है ये बहुत ही फेमस है। और इस मुंगेर जिले में एक बहुत ही फेमस स्थान है खड़गपुर। इसी खड़गपुर गांव में नंदलाल बोस का जन्म होता है। तो आप लोग इन सारी बातों को कवर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आसफ खां के उत्कृष्ट चित्रों से अलंकृत भवन किस स्थान पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आसफ खां बहुत ही सामंती शासक हुए और इनके सानिध्य में जो भी कलाकारों ने उत्कृष्ट कार्य किए वो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। तो उसी प्रकार से पुटअप किया जा रहा है कि आसफ खां के उत्कृष्ट चित्रों से अलंकृत जो भवन थे वो किस स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाहौर। लाहौर में आसफ खां के भवन जो हैं वो अपनी कलाकारी के लिए बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुकुल पवार जाने जाते हैं और इसके क्वेश्चन के राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों मुकुल पवार यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत ही फेमस मूर्तिकारों की श्रेणी में जाने जाते हैं। मुकुल पवार के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के जो नरेंद्र नगर है वहाँ पर इनका जन्म जो होता है वो 8 अप्रैल 1950 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और ये इन्होंने जो अपनी
क्ले मॉडलिंग में कार्य किया था, जो क्ले मॉडलिंग में शिक्षा प्राप्त किया था, वो कहाँ से प्राप्त किए थे? तो वो लखनऊ। इन्होंने लखनऊ से क्ले मॉडलिंग में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उच्च शिक्षा भी इन्होंने लखनऊ के कला विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं और इन्होंने मूर्ति कला में क्या स्नातक की जो शिक्षा है वो मूर्ति कला में कब प्राप्त करते हैं? तो वो 1973 में ये मूर्ति कला में स्नातक की शिक्षा लखनऊ कला विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मुकुल पवार आए हुए हैं और ये ध्यान दीजिएगा कि जो मुकुल पवार जो ये हैं, ये अवतार सिंह पवार जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और अवतार सिंह पवार के ये क्या हैं? भतीजे हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि मुकुल पवार का अवतार सिंह पवार से क्या संबंध है। तो मुकुल पवार जो हैं वो अवतार सिंह पवार के भतीजे हैं और ये दोनों जो कलाकार हुए ये मूर्ति कला में बहुत ही ख्याति प्राप्त किए, मुकुल पवार। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाल शैली का संस्थापक था। दोस्तों बहुत ही फेमस है पाल शैली, जो कि पाल शासकों के संरक्षण में ये विकसित होने वाली शैली थी और इस शैली का जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसके पूर्व के टॉपिक में मैंने पाल वंश पे क्वेश्चन पुटअप किया था और यहाँ पर मैंने पाल शैली के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया है। तो दोनों में के अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसके वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो जो होंगे वो गोपाल पाल हो जाएंगे, और अगर शैली की बात किया जाएगा तो इसके जो होंगे वो धर्मपाल होंगे। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द स्कूल ऑफ एथेंस के कलाकार था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्कूल ऑफ एथेंस क्यों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है? ये जब भी देखेंगे, जब भी वेस्टर्न से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो इन क्वेश्चनों को जरूर डाला जाता है। चाहे रैफेल हुए, चाहे माइकल एंजेलो हुए, चाहे लियोनार्डो दा विंची हुए, इन सारे कलाकारों को हिट किया जाता है और उनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आया हुआ है स्कूल ऑफ एथेंस, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, रैफेल। रैफेल के उत्कृष्ट कृतियों में से एक है द स्कूल ऑफ एथेंस। दोस्तों इस कृति को रैफेल में क्यों अच्छे से उत्कृष्ट किया? क्योंकि जो रैफेल थे इनकी प्रारंभिक एक बहुत ही फेमस उत्कृष्ट कृति थी द मैरिज ऑफ वर्जिन, और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किया वो स्कूल ऑफ एथेंस में करते हैं। और ये दोनों की कलाकृतियों को जब आप लोग देखेंगे, द मैरिज ऑफ वर्जिन और स्कूल ऑफ एथेंस, तो दोनों में आप लोग जब टेक्निक की बात देखेंगे तो इसमें पर्सपेक्टिव का बहुत ही अच्छा कार्य किया है स्कूल ऑफ एथेंस में। पर्सपेक्टिव अर्थात जो दूरियां, जो संभावित दूरियां थी वो बहुत ही उल्लेखनीय तरह से स्कूल ऑफ एथेंस में रैफेल ने कार्य किया। इसलिए जो स्कूल ऑफ एथेंस है वो द मैरिज ऑफ वर्जिन की अपेक्षा काफ़ी उल्लेखनीय ये चित्र मानी जाती है, और इसीलिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसको पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और रैफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची आदि तमाम कलाकारों को भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट का चित्रण किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट
इसको बहरी पक्षी के भी नाम से जानते हैं और ये बहुत ही फेमस है, और इसको अन्य नाम हम लोग बाज पक्षी के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो उत्कृष्ट विश्वविख्यात जो चित्र है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो वो था जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट ये वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है और इसको किस टेक्निक में निर्मित किया गया है, ये भी आप लोग बताइए, और इसको किस सन में निर्मित किया गया है ये भी आप लोग बताइए। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राग इतिहास कालीन सबसे प्राचीन चित्र है, और आप लोगों के समझ 4 गुफाएं दी गई हैं, और इन गुफाओं में से आप लोगों को बताना है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो सबसे चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस गुफा में प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो भीम बेटिका हो जाएगा। भीम बेटिका मध्य प्रदेश में स्थित बहुत ही फेमस प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है, और यहीं से हमें सबसे पुराने चित्र भी प्राप्त हुए। और इसी गुफा को हम लोग जब पूर्व के पश्चिमी कला की बात करते हैं तो इसकी स्पेन से तुलना की जाती है। स्पेन के भित्ति चित्रों की और भीमबेटिका की भित्ति चित्रों की समानताएं बहुत ही फेमस हैं, इसलिए भीमबेटिका को हिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिफ्यूजे किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को पूर्व के टॉपिक में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था। तो आइए उसके हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। दोस्तों, जो रिफ्यूजे होता है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उभारदार चित्र जो भी होते हैं उसको हम लोग रिफ्यूजे टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं। तो तमाम कैंडिडेटों ने अच्छा प्रयास किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा, आए चाहे ना आए अपने प्रयास जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जो भी उभारदार चित्र होते हैं वो रिफ्यूजे ही कहलाते हैं, और इसका अच्छा उल्लेख हमें मूर्तियों में, छापा चित्रों में बहुत ही प्राप्त होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले आधुनिक छापा चित्रकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है आधुनिक छापा चित्रकार, न कि पुटअप किया जा रहा है कि भारत के प्रथम छापा चित्रकार। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों को पूर्व के टेस्ट में पुटअप किया था, और आप लोगों ने, बहुत ही कम लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, न के बराबर। अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आप लोग के गलत हो जाएंगे। तो भारत के पहले आधुनिक छापा चित्रकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कमल कृष्ण। तमाम लड़कों ने कृष्णा रेड्डी को हिट किया है परंतु वो गलत हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कमल कृष्ण की बात करें, यहाँ पर सर्वप्रथम आप लोगों को समझना चाहते हैं कि कृष्णा रेड्डी और कमल कृष्ण दोनों लोग छापा कलाकृति में उल्लेखनीय कार्य किए, परंतु अगर हम लोग दोनों की कंपैरिजन करें तो जो कमल कृष्ण थे इनका जन्म जो होता है वो 1910 ईस्वी में होता है, और इन्होंने कलकत्ता गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने कला में शिक्षा प्राप्त करते हैं, और छापा के लिए ये भी कहाँ जाते हैं, पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब ये पेरिस जाते हैं तो ये छापा के लिए जो भी उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वो कहाँ प्राप्त करते हैं, यही एटेलियर 17 है जो कि छापा कार्यशाला के बहुत ही फेमस है और ये पेरिस में स्थित है। ये विलियम हैटर ने इस एटेलियर 17 को जो स्थापना किए थे वो 1926 ईस्वी में एटेलियर 17 की स्थापना करते हैं। और कौन करते हैं,
तो विलियम हैटर, विलियम हैटर ने ही इसकी स्थापना करते हैं और इसी एटेलियर 17 में कमल कृष्ण छापा में उत्कृष्ट कार्य सीखते हैं। जो इन्होंने छापा चित्र में कार्य किया था वो अम्लांकन और उत्कीर्णन में उत्कृष्ट कार्य किए थे। तो इनकी जो टेक्निक थी अम्लांकन और उत्कीर्णन थी। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग कृष्णा रेड्डी की बात करें तो कृष्णा रेड्डी का जो जन्म होता है वो 1925 ईस्वी में होता है और इन्होंने मूर्ति कला में जो शिक्षा प्राप्त किया था वो कहां से प्राप्त किए थे? शांति निकेतन से। शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये स्लेड लंदन में भी शिक्षा प्राप्त किए और छापा के लिए जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो पहुंचते हैं फिर एटेलियर 17। ये भी एटेलियर 17 में पहुंचते हैं और छापांकन का कार्य सीखते हैं। तो कृष्णा रेड्डी से पहले कमल कृष्ण ने छापा चित्रण का कार्य सीखा था और ये बहुत ही उल्लेखनीय छापा अपने तैयार किए कमल कृष्ण ने। दोस्तों कृष्णा रेड्डी ने छापा में उल्लेखनीय विकास किया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो कमल कृष्ण थे वो कृष्णा रेड्डी से पूर्व ही ये छापा में कार्य कर चुके थे और इनके जब हम छापा को देखेंगे तो इन्होंने जो जल और ग्राफिक माध्यम का जो संतुलित प्रयोग अपने छापा कला में किया है वो विशेष उल्लेखनीय है। बहुत ही मार्मिक इनके छापा कृतियां निर्मित होती हैं और ये बहुत ही माइनर मिस्टेकिंग कैंडिडेट करेंगे अगर जिसको समझ नहीं होगी। तो इन सारी बातों को मैंने आप लोगों को समझाया और कैसे आप लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो भारत के पहले आधुनिक छापा चित्रकार जो होंगे वो कमल कृष्ण होंगे। इनको बहुत ही समझने की कोशिश करिएगा और इनकी जो टेक्निक होगी वो अम्लांकन और उत्कीर्णन। इस टेक्निक में इन्होंने एटेलियर 17 में टेक्निक में अपनी कार्य सीखते हैं। तो इन सारी बातों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख किसे कहते हैं? हमारे किसी व्यूअर ने इस क्वेश्चन को पुटअप किया था कि सर बताइए कि दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख कौन है या इसके संस्थापक कौन हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा और मैंने उनको इसलिए नहीं बताया कमेंट में कि क्वेश्चन अच्छा है और इनको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं और तमाम जितने भी सुनने वाले हैं जो भी और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। इन्होंने पुटअप किया था कि दिल्ली शिल्पी चक्र के जो संस्थापक थे वो यामिनी राय थे या बीसी सान्याल थे। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो दिल्ली शिल्पी चक्र है इसके जो प्रमुख थे वो थे बीसी सान्याल। ध्यान दीजिएगा, बीसी सान्याल ही दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख माने जाते हैं या दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक भी माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा उल्लेख करना चाहते हैं। यही बीसी सान्याल थे जब ये लाहौर में लाला लाजपत राय की मूर्तियां निर्मित करने जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के समय। तो वहाँ के रमणीयता, वहाँ के माहौल को देखकर वो लाहौर में स्थापित हो जाते हैं और इन्होंने लाहौर में अपने शिक्षण को भी प्रस्तुत किया। जब वहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो उस दौरान जो भी लाहौर के कलाकार थे वो वहाँ से पलायित होते हैं और दिल्ली की ओर आते हैं और दिल्ली में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उन्हीं में से जो लाहौर से आए हुए कलाकार दिल्ली में थे उन्होंने एक समूह बनाते हैं, एक आर्टिस्टों का समूह या ग्रुप बनाते हैं और उनमें जो सबसे प्रमुख भूमिका जो इस संस्था में निभाते हैं वो कौन कौन कलाकार थे यहाँ पे देख लीजिएगा। बीसी सान्याल थे, उसके बाद धनराज भगत थे, उसके बाद कमल कृष्ण थे,
प्राणनाथ मांगो थे। इन कलाकारों का बहुत ही योगदान था दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में। और इसके बाद यहाँ के जो दिल्ली के स्थानीय कलाकार, जैसे में अगर बात करेंगे हम लोग अन्य में, तो जैसे सतीश गुजराल भी इस संस्था से इन्वॉल्व हुए, राम कुमार भी इस संस्था से इन्वॉल्व हुए, तमाम देवयानी कृष्ण भी इस संस्था में इन्वॉल्व हुई और अपने इस संस्था को विकसित करने में बहुत ही योगदान इन कलाकारों का था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना होती है वो मार्च 1949 में होती है। कब? 1949 ईस्वी में होती है। और इस संस्था की जो स्थापना करते हैं वो BC सान्याल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो आपका आंसर मिल चुका होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यामिनी राय को मत लगाइएगा। यामिनी राय भी भागे आए हुए थे दिल्ली में, लेकिन उन्होंने किसी अन्य संस्था की स्थापना किए थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासी लाल रंग आयात करते थे। दोस्तों ये जो लाल रंग है ये बहुत ही फेमस है, और सिंध के जो आवासी थे वो लाल रंग जो प्राप्त करते थे अर्थात आयात करते थे, अपने देश को आयात करते हैं। तो वो कहाँ से आयात करते थे? तो वो फारस से आयात करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हे राम किसकी प्रसिद्ध शिल्प है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिल्प है, और इसका निर्माण जो करते हैं वो श्री खंडे करते हैं। ये बहुत ही फेमस कलाकार हुए, बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं श्री खंडे, इनको ध्यान दीजिएगा, मूर्तिकार। और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया था वो लखनऊ से प्राप्त किया, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे श्री खंडे। और इनके प्रसिद्ध शिल्पों में से एक मानी जाती है हे राम, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मीर हासिम, अनूप और चित्रमणि आदि मुख्य कलाकार थे। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये मीर हासिम, अनूप और चित्रमणि जो प्रसिद्ध कलाकार थे ये किसके दरबार के मुख्य कलाकार थे? और इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। तो मीर हासिम, अनूप और चित्रमणि जो थे ये शाहजहां के शासनकाल के मुख्य चित्रकार थे। किसके? मुख्य चित्रकार थे। ऐसा नहीं था कि शाहजहां के शासनकाल में चित्रकारी नहीं हुई, परंतु स्थापत्य कला के अपेक्षा चित्रकारी पर शाहजहां ने कम ध्यान दिए थे। और यही कारण है कि अक्सर एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस शासक के लास्ट में और किस शासक के पूर्व में चित्रकला का ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर शाहजहां का शासनकाल देखते हैं तो इन्हें स्थापत्य कला में अधिक प्रेम था चित्रकला की अपेक्षा। तो शाहजहां के शासनकाल में क्या होता है कि तमाम उत्कृष्ट इमारतें निर्मित होती हैं, परंतु चित्रांकन हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ इनके पूर्व के शासक जैसे अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। लेकिन फिर भी जो शाहजहां के जो प्रमुख चित्रकार थे वो मीर हासिम थे, अनूप थे और चित्रमणि थे। इन कलाकारों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शाहजहां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्लिका किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्लिका, और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रतिकृति को हम लोग रिप्लिका कहते हैं। और इसके ऊपर विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी भी कलाकृति की जब हूबहू हम नकल करते हैं उसी को प्रतिकृति करते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कम लोग आप लोगों को बताएंगे जो ये प्रतिकृति होती है, जो रिप्लिका होती है, जब हम किसी भी कलाकृति की हूबहू नकल करते हैं, विशेषतः नकल उनके द्वारा करना चाहिए, उनके द्वारा किया गया होता है जिनकी मूल में वो कृति होती है, और उसी कलाकार के द्वारा अगर उस कृति की स्वयं प्रतिकृति निर्मित की जाती है तो उसी कृति को हम लोग रिप्लिका कहते हैं, अर्थात प्रतिकृति कहते हैं। उसमें एक टर्म ऑफ कंडीशन होता है कि विशेषतः जिसकी मूर्ति या जिसकी पेंटिंग होती है स्वयं उसी कलाकार के द्वारा सेम हूबहू नकल करके उसकी
प्रतिकृति या नकल की जाती है तो उसी को हम लोग रेप्लिका या प्रतिकृति करते हैं। यहाँ पे स्वयं को बात ध्यान दीजिएगा, कोई विशेष जब तक से नहीं जानेगा वो लोग नहीं बताएंगे, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि किस प्रागैतिहासिक गुफा से व्यवस्थित सामूहिक जीवन का अंकन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन है कि किस प्रागैतिहासिक गुफा से व्यवस्थित सामूहिक जीवन का अंकन प्राप्त होता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए थे, घोड़मंगर, हरनी-हरन, भीमबेटका और लिखुनिया। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका टेस्ट के रूप में हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये आज के टॉपिक में मैंने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े और मुझसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।